हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे द्रव्यमान केंद्र। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को लाइक कर दें। ये जो द्रव्यमान केंद्र है ये टॉपिक है जो किस चैप्टर में पढ़नी है 11th क्लास के फिजिक्स में। तो कणों के निकाय तथा घूर्णन गति यानी कणों के निकाय तथा घूर्णी गति भी बोलते हैं। और एनसीईआरटी में यही चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। एक द्रव्यमान केंद्र से संबंधित पढ़ेंगे और दूसरा दृढ़ पिंड का घूर्णन गति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र पढ़ने वाले हैं, या तो किसी वस्तु की द्रव्यमान केंद्र को समझने वाले हैं। इसका आज इंट्रोडक्शन होने वाला है और साथ ही साथ कुछ फार्मूला जो है से डिराइव करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के क्लास की ओर। तो सबसे पहले देखिए द्रव्यमान केंद्र आखिर होता क्या है। तो द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास होता है, इसको बोलते हैं। ये एक स्पेशल बिंदु है, खास बिंदु है किसी वस्तु का, या तो बहुत सारे वस्तु से एक निकाय बनेगा, सिस्टम बनेगा, तो उसके लिए एक खास बिंदु है। वो कौन सा बिंदु है, कैसा बिंदु है, कैसा देखने में लगता है। तो सबसे पहले बता दूं, ये बिंदु है जिसपे उस वस्तु का या तो फिर उस वस्तुओं के निकाय का कुल द्रव्यमान केंद्रित होता है, कंसंट्रेटेड होता है। यदि आप उस वस्तु के या तो वस्तुओं के निकाय के उस बिंदु को होल्ड कर लेते हैं तो वस्तु का या तो वस्तुओं के निकाय का सारा द्रव्यमान होल्ड हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो यही बोला गया है। किसी वस्तु या कणों के समूह यानी निकाय का वह बिंदु जहां उस वस्तु व निकाय का समस्त मतलब कुल द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। कुल द्रव्यमान वहीं उठ के नहीं चला जाता है, माना जाता है, उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक छड़ी है, सपोज दैट ए छोटा सा। तो आप देख रहे हैं कि इस छोर से चलते जाएंगे यहां तक द्रव्यमान है, ठीक है। लेकिन इसके एक बिंदु को होल्ड करेंगे और वो जो है से पूरे के पूरे वस्तु होल्ड हो जाएगा, रुका रह जाएगा। तो वही स्पेशल बिंदु, वही खास बिंदु यहां पर द्रव्यमान केंद्र माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने ये स्टिक लिया, इस स्टिक का एक स्पेशल बिंदु खोजने में लगा जहां पर इसको रखेंगे तो इस तरह से क्या है, रुका हुआ है। यदि बिंदु यहां पर है और यहीं पे होल्ड किए हुए हैं, रोक कर रखे हुए हैं पूरी तरीके से, लेकिन पूरे को टच नहीं कर रहे हैं, बस उस बिंदु को होल्ड किए हैं, तो यही द्रव्यमान केंद्र है। और यदि थोड़ा सा इधर डेविएट कर दिए, हल्का हट गए, तो तुरंत ये नीचे गिर जाएगा। ये रुकेगा नहीं, पूरी तरीके से इसको रोक नहीं पाएंगे। इसलिए किसी भी वस्तु को यदि उठाना हो, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो, तो यदि आप द्रव्यमान केंद्र को पकड़ लेते हैं तो उस वस्तु को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, उस वस्तु को गति करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है द्रव्यमान केंद्र। अब देखो इसमें आगे बढ़ता हूं, द्रव्यमान केंद्र की कुछ खास वजह है, कुछ खास बातें हैं। जैसे बजरंगबली की बात की जाए तो जब जो है से वो अपने हाथ पे पर्वत उठाए थे, तो वो भी जो है से होल्ड करने के लिए जो द्रव्यमान केंद्र था उसी के अनुसार फोर्स लगाए थे, बल लगाए थे और आसानी से लेकर उड़ चले थे। उसी तरीके से श्रवण कुमार की भी जब बात की जाए तो जब अपने मदर फादर को तीर्थ पर लेकर निकले थे, तो देखिए एक सिस्टम बनाए जिसमें देखा गया कि इधर और इधर देख रहे हैं सस्पेंड किए, और एक पॉइंट को बस जो है से कंधे पे रख लिए और उसी पॉइंट को होल्ड किए, तो देखो एक सिस्टम के रूप में होल्ड हो गए। यानी द्रव्यमान केंद्र की बात होती है, यहाँ भी द्रव्यमान केंद्र को रोक लिए। अच्छा, और ऐसे यदि एक तरफ किसी ऑब्जेक्ट को सस्पेंड करते हो, एक तरफ नहीं सस्पेंड करते हो, तो अनबैलेंस हो जाओगे, नहीं रोक के रख पाओगे।
अच्छा, अब यहां पर देखिए होता क्या है कि ये जो है से प्ले ग्राउंड में देखने को मिलेगा बच्चे को खेलने के लिए, ठीक है। तो यहां पर एक साइड एक बच्चा बैठ गया, एक साइड एक बच्चा बैठ गया, और जब दोनों का सेंटर ऑफ मास इस बिंदु पर जो है से कंसंट्रेट होगा, टोटल मास कंसंट्रेट होगा, तो ये जो है से हॉरिजॉन्टल रहेगा। यदि इसका द्रव्यमान जो है से ज्यादा होगा तो देखिए इसको नजदीक रहना पड़ता है, जिसका द्रव्यमान कम उसको थोड़ा सा दूर रहना पड़ता है। यदि द्रव्यमान दोनों का अलग अलग है और दोनों सेम दूरी पर रहेंगे तो ये जिधर द्रव्यमान ज्यादा होगा उधर झुकाव हो जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान केंद्र को यहां पर बैलेंस किया जाता है। अच्छा, तो अब आता है इसी के अनुसार सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम, यानी दो कणों के एक निकाय का द्रव्यमान केंद्र, इसको क्या बोलेंगे? यहां पे दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले देखिए समझना है क्या कि अब दो कणों के एक निकाय को बनाएंगे और उससे जो ज्वाइनिंग लाइन होगी, उसको जो मिलाने वाली रेखा होगी, उसी के किसी भी बिंदु पर उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र मिलने वाला है, यानी उसका द्रव्यमान केंद्रित माना जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स अक्ष लिया और ये वाई अक्ष लिया और ये ओरिजिन होगा। अब यहां से ऐसे एक लोकेशन लिया, ये है R1, जहां पर एक कण रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान है m1, और एक यहां पर दूसरा कण लेंगे, इसका द्रव्यमान है m2, और इसका लोकेशन लेंगे यहां पर R2, ठीक है। अब देखिए यहां पर इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो इसी ज्वाइनिंग लाइन पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जहां पर इस सिस्टम का इन दोनों कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र होगा, यानी कुल द्रव्यमान केंद्रित होगा। तो सपोज दैट हमने यही पॉइंट माना और यहीं पर इसका द्रव्यमान केंद्र माना, और इसकी जब लोकेशन मैंने लिया तो इसकी लोकेशन यहां से ऐसे हमने लिया और इसका नेम रखा यहां पर RCM। इसका क्या नाम रखा? RCM रखा, ओके, RCM हो गया। अब देखिए ये जो RCM है इसकी फॉर्मूला क्या होती है? तो इसकी फॉर्मूला होती है RCM इज इक्वल टू M1R1 माने पहली वाली प्लस M2R2 बाई M1 प्लस M2, ठीक है। और यहां पे ऐसे हो गया ये, तो ये क्या हो गया? RCM हो गया, यानी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हो गया, और सेंटर तो बोलेंगे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो गया, ठीक है। लेकिन ये तो फॉर्मूला है, लेकिन आया कैसे इसको भी जानना जरूरी है, ये आया कैसे आखिर, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम इसका प्रमाण देने वाले हैं, इसको प्रूफ करने वाले हैं, इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये दोनों वस्तु यानी दोनों कणों को रखे हैं, तो ये दोनों कण एक दूसरे के क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे अंतः आणविक आकर्षण बल से।
और ये बात पक्का है कि जितना बल यहां पर पहली वाली दूसरी वाली पर लगाएगा उतना ही दूसरी वाली पहली वाली पर लगाएगा। ठीक है, यानी तो इस तरह से ऐसे बोल सकते हैं F1 2 यानी 1 पर 2 लगाया, यानी 1 पर 2 के द्वारा आकर्षण बल, है ना, 1 पर 2 के द्वारा आकर्षण बल हो गया। और उसी तरह से आएगा 2 पर 1 के द्वारा, यानी 2 पर 1 के द्वारा अंतःआण्विक आकर्षण बोलिए या तो सिर्फ आकर्षण बल बोलिए, आकर्षण बल बोलिए। हो गया ऐसा? अच्छा, अब देखिए इसका जो वेक्टर सम होगा यानी F1 2 प्लस F2 1 इज इक्वल टू 0 होगा। वेक्टर सम क्या होगा? तो 0 होगा। ये बातें अब यहां पर देखिए, यदि यहां पर मूवमेंट में लाना चाहते हो किसको? सेंटर ऑफ मास को, तो अंतःआण्विक आकर्षण बल से सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट नहीं आएगी। किससे आएगी? एक्सटर्नल से आएगी, मतलब बाह्य बल से आएगी, बाहरी बल से आएगी। अब यहां पर हम लिखते हैं माना कि F1 यानी 1 पर यहां पर बाहरी बल, ठीक है। उसी तरीके से F2 यानी 2 पर क्या लगाएंगे? बाहरी बल, यानी 1 पर बाहरी बल, फिर किस पर? 2 पर बाहरी बल। हो गया ऐसा? अब यहां पर क्या करेंगे? पहली वाली पर कितने बल? 2 बल, एक आकर्षण बल अंतःआण्विक और बाहरी बल। दूसरे कण पर भी 2 बल, एक अंतःआण्विक आकर्षण बल और एक बाहरी बल। ठीक है, तो यहां से यदि इस सिस्टम की कुल बल की बात की जाए यानी परिणामी बल की बात की जाए तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? तो यहां पर देखिए एफ नेट क्या लिखेंगे? तो पहली वाली पर F1 बाहरी और प्लस F1 2 अंतःआण्विक, दूसरी वाली पर बाहरी F2 प्लस F2 1 हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे? तो F नेट लेंगे। तो F नेट इज इक्वल टू क्या होगा? F1 प्लस F2 प्लस F1 2 लेंगे प्लस F2 1 लेंगे। हो गया ऐसा? अब ये दोनों अंतःआण्विक आकर्षण को जोड़ दिए एक साथ वेक्टर सम में, तो क्या होगा? 0 होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, यानी ये जो है ना नेट वैल्यू है अंतःआण्विक आकर्षण का, तो ये 0 हो गया, है ना, जो मैंने पहले लिख चुका हूं। देखो, क्योंकि जितना इस पर इधर के तरफ लगेगा उतना ही जो है से उस पर इधर के तरफ लगेगा, एक दूसरे से एक्शन और रिएक्शन है, माने क्रिया प्रतिक्रिया बंद है। अच्छा, तो यहां से अब आगे बढ़ो, यहां पर लिखूंगा एफ नेट, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये होगा टोटल मास सिस्टम का, और ये होगा टोटल का केंद्र का त्वरण यानी सेंटर ऑफ मास का त्वरण। ये होगा पहली वाली का
तो पहली वाली का द्रव्यमान और एक त्वरण, दूसरी वाली पर दूसरी वाली का द्रव्यमान, दूसरी वाली का त्वरण। अच्छा, तो यहां से क्या आएगा, ACM आएगा, यानी यहां पर आएगा M1, A1 आएगा प्लस M2, A2 आएगा, और नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 22, क्या आ जाएगा M1 प्लस M2। तो ये हो गया यहां पर क्या हो गया, तो लिखेंगे द्रव्यमान, ओके, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। यदि द्रव्यमान केंद्र का त्वरण कहीं भी बोले तो ये वाला फार्मूला से निकालेंगे हम लोग, और याद रखें तभी हो सकता है जब उस पर कोई बाहरी परिणामी बल हो, तभी हो सकता है, क्योंकि खुद का आकर्षण बल के कारण, मतलब अपना जो अन्योन्य बल लगता है एक दूसरे पर, उसके वजह से नहीं हो सकता है, उसके वजह से ये शून्य होगा। ये चीज दिमाग में बैठा ले। ओके, अब आगे बढ़ता हूं। देखिए, अब यहां से यदि हम त्वरण है तो क्या हम त्वरण को ऐसे लिख सकते हैं, ये है क्या चीज, द्रव्यमान M1 प्लस M2, और ये त्वरण है, तो त्वरण को क्या लिखेंगे, dVCM बाई dt, और ये क्या होगा M1 dV1 बाई dt प्लस M2 dV2 बाई dt। हो गया, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन हटा देंगे तो ये आ जाएगा यहां पे M1 प्लस M2, ये क्या आ जाएगा, VCM आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, M1 V1 प्लस क्या आएगा, M2 V2। हो गया ऐसा, तो VCM निकालूंगा तो ये मल्टीपल में, तो इधर डिवीजन में। ओके, तो यहां पर क्या आएगा, सो VCM इज इक्वल टू, इधर जाएगा डिवीजन में, तो ये आएगा M1 V1 प्लस आएगा M2 V2, और बाई क्या आएगा, M1 प्लस M2 आएगा। हो गया ऐसा, तो ये क्या आ गया यहां पे, इसको बोलिएगा, ठीक है, ये बोलिएगा द्रव्यमान केंद्र का वेग। हो गया ऐसा, इसको क्या बोलिएगा, तो द्रव्यमान केंद्र का वेग बोलिएगा। तो ये हो गया द्रव्यमान केंद्र का वेग। तो त्वरण निकालना हो तो इस फार्मूले से, यदि वेग निकालना हो तो द्रव्यमान केंद्र का इस फार्मूला से। आपको ये ध्यान देनी है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए यहां पर क्या आया है, ओके, देखिए कहां गया, ये है वेग, त्वरण है तो वेग का डिफरेंशिएशन, वेग है तो स्थिति का डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा M1 प्लस M2 इंटू डिफरेंशिएट कर दो, VCM है तो इसको लिखेंगे DRCM और बाई dt होगा, इज इक्वल टू M1 dR1 बाई dt आएगा, और प्लस क्या आएगा, M2 इंटू dR2 बाई dt, M2 dR2 बाई dt। अब ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन हटा देंगे। अब दोनों तरफ हम डिफरेंशिएशन हटाएंगे तो यहां से क्या आने वाला है,
m1 प्लस m2 आने वाला है और a आने वाला है RCM इज इक्वल टू आएगा m1r1 प्लस आएगा m2r2 प्लस क्या आएगा m2r2 आएगा। सो RCM इज इक्वल टू m1r1 प्लस क्या आएगा m2r2 आएगा और ये बाई में चला जाएगा तो क्या जाएगा m1 प्लस m2 जाएगा। तो यहां पर अब हम जो है से क्या देखा, ये आ गया पोजीशन, लोकेशन, स्थिति आ गया किसका, द्रव्यमान केंद्र का। आपने देखा था क्या, यही तो लाना था, यही तो प्रूव्ड हो गया। लेकिन प्रूव्ड करने के रास्ते में हमें दो चीज और मिल गया। कौन कौन, एक मिला एक्सीलरेशन और दूसरा मिला वेलोसिटी का केस। ठीक है, ये चीजें देखने को मिला। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा बात करें कि RCM के बाद यहां पे नोट में देखिए हमारे पास दो सिस्टम है, सॉरी एक सिस्टम है लेकिन दो पार्टिकल्स है। ओके, अच्छा, तो यहां पर नोट में देखिए एक है जिसका द्रव्यमान क्या है, m1 है, इसी को ऐसे रखे हैं और इसका द्रव्यमान क्या है, m2 है ना। अच्छा, ऐसा है तो देखो इन दोनों के बीच की एक दूरी होगी और ये दूरी d होगी। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं बीच में होगा। अच्छा, सेंटर ऑफ मास होगा। ओके, तो इसकी जो लोकेशन होगी ये पहली वाली से R1 होगी बट दूसरी वाली से R2 होगी। यानी यदि मैं R1 प्लस R2 करूं तो D होगा, R1 प्लस R2 करूं तो D होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एक चीज और समझिए, यहां पर कंडीशन है यदि m1 और m2 यदि आपस में बराबर हो तो क्या होगा। अच्छा, तो R1 बराबर R2 होगा, ये तो पक्का है। क्यों, क्योंकि जब दोनों का द्रव्यमान आपस में बराबर होगा तो द्रव्यमान केंद्र मिलाने वाली रेखा पर होगी लेकिन बीचों बीच होगी। अच्छा, अगले स्टेप में आता है यदि m1 ग्रेटर हो m2 से, मतलब m1 का द्रव्यमान ज्यादा है और m2 का द्रव्यमान कम है तो द्रव्यमान केंद्र भारी के तरफ शिफ्ट होगा। अब भारी के तरफ होगा तो R1 छोटा पड़ जाएगा और R2 बड़ा हो जाएगा। ये चीज याद रखना है कि द्रव्यमान केंद्र हमेशा दो वस्तु में जब तुलना होती है तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसके निकट आएगा और जिसका द्रव्यमान कम होगा उससे दूर होगा। ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, अच्छा, अब देखो अगला स्टेप, यदि m1 छोटा हो गया m2 से, यानी m1 हल्का है और m2 भारी है, तो अब उल्टा कीजिए, हल्का हो गया तो दूर चला जाएगा उससे, है ना, और R2 छोटा हो जाएगा, इसके नजदीक आ जाएगा। ये चीजें समझनी है। अब देखिए यहां पर यदि मैं अब बात करूं तो RCM जो होती है वो क्या होता है जी, m1 R1 होता है प्लस m2 R2 होता है बाई m1 प्लस m2 होता है। तो RCM कहां, यही मान लो ओरिजिन ले लेता हूं। अच्छा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जब इसको ओरिजिन माना यानी सेंटर ऑफ मास कहां है, 0 पर है, तो m1 R1 प्लस m2 R2 बाई m1 प्लस m2, दैट मीन्स इधर आएगा
तो M1R1 प्लस M2R2 और इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, अब यहां पे समझिए। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें तो आ गया। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, इसको यदि मैं लिखूं M1, R1 किधर है, सेंटर ऑफ मास के इधर है, तो क्या मैं इसको R1 माइनस में लिख सकता हूं, प्लस M2, R2 किधर है, राइट साइड में है, तो प्लस में लिखूंगा R2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से आएगा, देखो M1R1 माइनस M2R2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां पर M1R1 इज इक्वल टू M2R2 होगा। ठीक है, तो R2 को इधर लाइए, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू M2 बाई M1। देखिए, लोकेशन जो हो रहा है सेंटर ऑफ मास से, वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, इसीलिए तो मास बड़ा तो नजदीक होगा, उसके नजदीक होगा सेंटर ऑफ मास, और जो मास छोटा होगा सेंटर ऑफ मास का लोकेशन दूरी ज्यादा होगा। तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन R1 है M1 से, R2 है M2 से, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस तरीके से सोचना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर आता है सेंटर ऑफ मास यानी COM ऑफ ए n पार्टिकल सिस्टम, यानी यहां पर ऐसे लिख सकते हैं n कणों के निकाय, n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, यानी n कण है और उसका द्रव्यमान केंद्र निकालना है। तो सबसे पहले सपोज दैट मैंने एक सिस्टम बनाया, x y, सपोज दैट z है। तो यहां पर हमने क्या किया, एक कण यहां पर है, M1 मास है, इसका लोकेशन R1 है। दूसरा कण है, लोकेशन R2 है, मास M2 है। तीसरा कण है, मास M3 है, लोकेशन R3 है। हो गया ऐसा, बहुत सारे कण है इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन गया, सिस्टम बन गया। ठीक है, और यहां पर ठीक है, एक हो गया पॉइंट जहां पे टोटल मास कंसंट्रेट है, और इसका हमने लोकेशन ले रखा है, और इसका लोकेशन क्या है, तो RCM है। ओके, इस सिस्टम का, पूरे सिस्टम का मान लो n पार्टिकल्स तक है। तो यहां पे जब हम RCM लिखेंगे, तो RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस क्या होगा, दो पार्टिकल तो यहीं तक, यदि n रहेगा तो MnRn होगा, और बाई क्या होगा, M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 प्लस क्या आएगा, Mn होगा। क्या होगा, Mn होगा। हो गया ऐसा, दे दिया गया ऐसा। तो RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस डॉट 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 MnRn बाई M1 प्लस M2। हो गया ऐसा। अब देखिए, तो RCM जो है उसका कितने कोऑर्डिनेट आएगा, 3 कोऑर्डिनेट आएगा, x आएगा, y आएगा और z आएगा। हो गया ऐसा। तो यहां पर एक CM आएगा, M1x1 प्लस M2x2 प्लस डॉट 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 प्लस MnXn।
और बाई क्या आएगा, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn आएगा। तो ये हो गया xcm। उसी तरह से हम क्या लेंगे, यहां पर ycm लेंगे। तो ycm क्या आएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डॉट 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 प्लस mn yn आएगा। और बाई क्या आएगा, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn आएगा। हो गया ऐसा। अब क्या आएगा, z है तो zcm ले लेंगे। तो zcm में क्या आएगा, m1 z1 m2 z2 प्लस डॉट 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 प्लस mn zn। और बाई क्या आएगा, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। तो इस तरह से यदि RCM है तो ठीक है, यदि नहीं तो x और y और z कोऑर्डिनेट यदि दे रखा है तो आपको पहले xcm निकालना होगा इस मेथड से, कोऑर्डिनेट चूज करके, निकाय चूज करके, है ना, ycm zcm, इस तरह से सेंटर ऑफ मास का लोकेशन मिल जाएगा। एक सेंटर ऑफ मास होगा, y में होगा, z में होगा, तीनों में होगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।